तो इंस्पेक्टर राव बोलते हैं, ए सुन, ढेर बोलबे ना तो तोरों के अंदर डाल के ढकेल दे, जानल है। अब लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा, यह इसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने मेरी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है साहब। ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? शांति का भाई सुशील। सब इंस्पेक्टर राव को भी 2 दिन हवालात, सुशील को भी 2 दिन हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव और कई कांस्टेबल पीटते हैं, गालियां देते हैं, उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। होता है भैया मेरे, होता है। आप इस बात को नोटिस कर लीजिए। आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं ना, तो ससुराल में जितना आपका खिदमत होता है उसके जस्ट अपोजिट आपका पुलिस स्टेशन में होता है। अपोजिट मैंने बोला है विपरीतार्थक है, समझा करो। बस खिदमत करेगा ना बाबू, तुम क्या समझोगे। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं। वह गिरोह घरों में गहने चोरियां करता है। शिंदे के पड़ोस से गहने के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थीं। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है, फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। नहीं मिला न रे पैसा, पीटेगा पीटेगा, तब तक पीटेगा जब तक ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से कहीं से पैसा उगील ना दे। अब नहीं मिलने वाला तो छोड़ दिया बेचारा, उसका जान नहीं मिलेगा। तो बेचारा नहीं, बेचारा उसके लिए नहीं बोले हैं, बेचारा पुलिस के लिए नहीं बोले हैं, बेचारा सुशील के लिए मैंने बोला है, ठीक है। अब यही कुल के चक्कर में 1 महीना बीत गया है, देख रहे हो ना। 23/8/2006 अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत अर्जी को मंजूर तो कर ली। ए भैया ये जल्दी कर लिया, अरे मैं किताबिया में लिखा है मेरे भाई 1 महीना में जल्दी कर लिया, नहीं तो सालों लग जाते रे मेरे भाई, सालों। तुम क्या समझते हो। लेकिन कोई भी 20,000 रुपये देकर उसकी जमानती बनने का तैयार नहीं था। सब पैसा शिंदे और राव मिलके तो हड़प लिया कहाँ से बेचारा। नतीजा जमानत के बावजूद जेल में ही रहनी पड़ी। जमानत सलमान खान को नहीं मिलेगा रे मेरे भाई, संजय दत्त को नहीं मिलेगा, बाबा राम रहीम सबको थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। वह गहरे सदमे के हालात में है। वह डरी हुई है कि मुकदमा का क्या नतीजा निकलेगा। बेचारी के मानसिक, देखिए शारीरिक प्रताड़ना तो झेल ही रही है, साथ साथ मानसिक वेदनाएं भी वह झेल रही है। आप सोचिए उसके साथ क्या होता होगा। अरे बाबू जेल में जाओगे ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जो बोलिए सुन, पुलिस समझ लो कि अच्छा यहाँ देखिए मेरा क्या होगा। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई। और हम लोगों जो पैसा बचाया था, क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा? ये बेचारी सोच रही है। बताओ क्या होगा, आप ही बताओ मेरे दोस्त। अगर इस कंडीशन में आप रहते तो क्या करते हैं? अब ये होता है यहाँ से शुरुआत। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि वह इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे का बचाव पक्ष का वकील बनाती हैं। कौन बचाव पक्ष? शांति की तरफ से। हाँ सरकारी खर्चा पर होता है सरकारी वकील आते हैं। अरे भाई ठीक है, मिल गया ना उसको, नहीं मिलता है रे भाई जल्दी। आप देखिए स्पिरिचुअल दुनिया में आप जो साइंटिफिकली अब देखिए तो सही, आप जाकर कभी पता करिएगा। सरकारी, अच्छा सरकारी मिल भी गया ना मेरे भाई। नहीं ऐसा बात नहीं, इलिटरेट नहीं होते, पढ़े गवार नहीं होते, पढ़े लिखे होते सरकारी वकील तो। लेकिन सरकारी, अच्छा आप सरकारी स्कूल तो छोड़ो, सरकारी विद्यालय में देखे हो कैसी होती है विद्या, वहाँ के पठन का कार्यक्रम आपको समझ। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्टल, सरकारी विद्यालय जो भी आप देख रहे हो, तो सरकारी वकील का क्या हाल होगा। हाँ जाते हैं लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे भी एक रिलेटिव हैं, हम ऐसा बात नहीं है, अब बताएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, रिलेटिव हैं, फूफा लगेंगे। लेकिन हाँ सरकारी वकील जाता है और पक्का 99% केस वो हार कर चलाता है। अरे क्या लड़ेगा, उसका दिमाग ऐसे हजारों केस पड़े रहते हैं पेंडिंग में, कितना के लड़ेगा ईमानदारी से कितना लड़े बेचारा। ठीक है, अब देखो
मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर तो बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया करने का जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। ठीक है ना, तो ये सब आपका कानून बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है अधिवक्ता की बातें। अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती हैं। ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उसने शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे, तो उन्हें लगता है कि उसने हार बेच के ही ये पैसा हासिल किया है, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है मैडम। अदालत शांति की आरोप लगाती है कि उसे श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और इसी चोरी और के हार बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले हुए उसके पास पाए गए हैं। वो बोलती है मैं निर्दोष हूँ जज साहब, मैं निर्दोष हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, आपको अपना बात करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, जज बोलता है मैंने अपने छोड़ दिया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे सुनवाई हो। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ डेट भी दिया है मेरे भाई, डेट नहीं भूल जाना, फिर 1 महीना बीत जाता है। हो गया 8/3/2007। सरकारी वकील साज की तरफ से मुकदमे में हाजिर तो होता है, वह श्रीमती एवं श्री शिंदे की मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी, वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपया देकर हम तो अचंभे में पड़ गए। अरे हम सक पका गई नहीं कि 10,000 रुपया हो ही पड़ी के पास आयल था, आयल कहाँ से? शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर ही मिला होगा, वो चोर है। अरे वकील साहब वो चोटिन है, ये तो बोल रही हैं मिस्टर सिंह। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा? नहीं। ना आपको शांति के पास चोरी का हार मिला? नहीं। पिछले 3 साल से जब शांति आपके घर में काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी हुई है? ना मैडम। आप हर महीने 1,000 रुपया पगार भी देती रही हैं? हाँ देते तो हैं। तब तो इस तरह से अधिवक्ता, देखिए 20/4/2007 की बात है। इस तरह से अधिवक्ता 1 महीना फिर गुजरता। राय ठीक है सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती है कि संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की रकम की कमाई भी हो सकती है। ठीक है, अरे भैया काहे नहीं हो सकती है? अच्छा बताओ, 1,000 रुपया देती है ना 12 महीने में, 1,000 का गुणा करो, कितना आया? 12,000 हुआ ना। अच्छा, और 3 साल से कमाई कर रही है। भारतीय 36, ठीक है। अब 36,000 में बेचारी 10,000 नहीं जुटाएगी? हाँ, उतना बचत नहीं कर सकती है। तो वही बात है। देखिए 14/5/2000, इतना जल्दी जल्दी समैया बीत रहा है ना बाबू, 10 बरस लग जाता है। एगो केस पेंडिंग होता है जब उसको फाइनल करने में। समझ में आ रहा है? इसमें तो किताब में लिख दिया है आपके, आप इसी से समझिए। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंचता है तब सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं का एक गुरु को भंडाफोड़ किया है। इस गुरुह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे और कुछ दोस्त भी इस गुरुह के सदस्य हैं। देखो लो लो, यही कहते हैं भैया, यही कहते हैं बड़े बाप के बिगड़े औलाद अपने घर में नहीं देखेगा। दीपक तरह अंधेरा होता है, दूसरे को प्रकाश देने लगते, यही बात होता है मेरे भाई। उसके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। यह अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? हाँ भैया दिखाइए। जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने एग्जाम कबूल कर लिया है। काहे नहीं करेगा? इतना मार मरवे करते हो, अब करो एग्जाम कबूल करेगा। पहले तो चोर उसको बना दिए हैं, शांति को बेचारी को चोर बना दिया। तुम्हारा जो मूछ है ना बाबू, इसको ऐसे
ठीक है, ठीक है। जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया है, यह हार उन्हीं की चुराया था। इसको तो ऐसा मन करता है ना, ये पहले कैसे शांति को लगा दिया चोरी के इल्जाम में। अब मूछ देखो, जितना भी पुलिसिया लगा देखोगे ना, अधिकतर यही गुंडा जैसा लगते हैं, बीरप्पन जैसा मूछ, इसका दढ़ियो मार कर एकदम क्या बताया जाए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। शांति, आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें को भी लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में यह इस बात पर जोर दिया कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से यह ध्यान दिया जाए कि जिसकी वजह से शांति को आपको जेल जाना पड़ा। ठीक है, ये बोलते हैं जज साहब। बताओ, बेचारी का 1 महीना से ये सब जेल में। देखा ससुरा, जुलाई आ गया। ये देखो 15/7/2007 ये महोदय जी आज कहते हैं कि शांति बेइज्जत बरी की जाती है, करा बरी। लेकिन ऐसा तो है हमारी न्याय आपराधिक प्रणाली का न्याय के दोनों आंखों पर पट्टी बनाया ना। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबा होने से क्या होता है, ये तो है कानून हैं। ठीक है, देखिए लंबा तो होता ही है, हम तुम्हें तो पकड़ ही लिया। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने देखो भैया, ठीक है, व्यापक स्तर पर देखें। हम सोचते हैं रे मेरे भाई, तेरे अंदर खून है कि नहीं है रे, तेरे अंदर खून है। आप लोग देखिए, मेरे पढ़ाने का एक और यही मकसद है कि आप अपने समाज को इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से बारीकी से परख लीजिए कि कहीं भी आपके इर्द गिर्द, अगल बगल, पासरबाई कोई भी ऐसी घटना हो, आप तुरंत उसके पहले एक्शन लीजिए। क्योंकि यह जो आग लगी है ना दुनिया में, मेरे भाई आग लगी है आपके घर के बगल में, इसकी लपट आपके तरफ भी आ सकती है। आप इससे वंचित नहीं रख सकते। जब तक लपट आपके घर तरफ आए, आप उसे इस तरह बुझा डालो, दोबारा ऐसी हरकत कर ही ना पाए। और हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को सरेआम ये तो कानून अपराधी हुआ, लेकिन सरेआम सजा दो ताकि दूसरा भी देखे तो पहले उस 10 बार सोचे, उसके दिमाग में इस तरह से इसका खौफ बैठे। सोचता नहीं है कि क्षण भर के क्षणिक आराम के लिए किस तरह से किसके भावनाओं के साथ खेलता है। अरे यार, मर्द करने पर तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। और महिला तो हम क्या बताएं यार, मेरे भाई मेरे बहनों, तुम लोगों को तो किस तरह से मैं तुमको अपने अधिकार के प्रति लड़ना ही चाहिए। लेकिन एक महिला ही महिला को एक प्रकार से इस प्रकार टार्चर कर देती है, वह खुद सोच में समझने में, उस जिसके साथ गुजरता है ना मेरे भाई, जिसके साथ ऐसी घटना होता है, उससे पूछिए कि क्या किस तरह से बीतता है। मैंने महसूस किया इस बात को। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मैं भावनाओं में थोड़ा सा बह जाता हूँ, लेकिन बात हकीकत की करता हूँ ना। तो मुझे किसी चीज़ का खौफ है ना, तो जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है बे, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति के में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उसकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उसकी FIR दर्ज कर लेगा? इसे कारक लिखिए जो आपकी राय FIR लिखने के लिए न लिखने के लिए पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। पैसा फेंको रे भैया, पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये होता है, पैसे की चलती है। मैं बात सच्ची की बता रहा हूँ। आज मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मेरे भाई मैं पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, लेकिन राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। राजनीति से मुझे इस प्रकार, राजनीति मानो एक गाली जैसा लगता है। ठीक है, कोई मेरे साथ राजनीति बतियाता है ना, मैं साफ साफ ये जवाब देता हूँ, भैया आप राजनीति जो कर रहे हैं यह मैं डेली पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन आपका राजनीति आप हमारे साथ न करिए। लेकिन क्या करें यार, जिस पैसे में जाता हूँ, बाय गॉड हमको ऐसे लोगों से सख्त घृणा है और वैसे लोग मिल भी जाते हैं। हमारे पास संसाधन की कमी है, लेकिन हर एक बात मेरी
आपके दिल को छू जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा मैं मान कर चलता हूँ कि आप ही है मेरे भगवान, आप ही है अल्लाह, आप ही है रहमान, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं और आप ही डिसाइड करिएगा। जिस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर दिया, मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, आप एक बार सच्चे मन से इस चैप्टर को ऐसे आप बस एक कहानी के माध्यम से पढ़ जाइए ताकि आपको कोई भी चीज़ अनछूता ना लगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़कर मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपका जो समय है कीमती है और हमारा समय जो पास्ट हो गया तो है ही, लेकिन अभी का जो समय है एक एक पल आपके बहुत है, क्षणभंगुर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। FIR क्या होता है? पुलिस FIR दर्ज के बाद किसी पड़ताल शुरू करती है, ठीक है, किसी अपराध की। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय मतलब जो घिनौनी अपराध होते हैं ना, जो कहते हैं ना, हाँ, संज्ञेय अपराध, तो थाने पर अभद्र अपराध होता है। थाने पर प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR आमतौर में यह वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया गया है। इसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता होता हो तो उनके नाम और गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाला का नाम और पता लिखा होता है, ठीक है, और इस पर शिकायत करने वाले का दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, ये सबके लिए हानिकारक होता है। मतलब यह है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नहीं नुकसान पहुंचता है, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या का घटना याद होगा, है कि नहीं? आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार का नाम दिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार इसी तरह इस मुकदमे को भी श्रीमती सिंधे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अदालत में सरकारी, अरे भैया कोई डाउट है तो पूछिए, है ना, कमेंट जरूर किया करिए। मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुरा लिया। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर सिंधे ने मेरे सामने यह संदूक की तलाशी ली, वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हमने तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था। वो चोर है, वो चुट्टी ने, ये बात कह रही थी ना, कौन कर रहा था? मिस्टर सिंधे। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच करके पूरी अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर लेता है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय में के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस गवाह सबूत पेश करे, तभी अदालत ये सही फैसला दे सकती है। ये सरकारी वकील का काम होता है। आमतौर पर सरकारी वकील बात तो दूर, सरकारी वकील मिलवा नहीं करते हैं ना। ठीक है, हाँ, देखिएगा कभी जाकर, ठीक है, और कितना का कोस लड़ेगा, हारे जाता है अधिकतर सरकारी वकील हार जाता है अपना कोस। अरे यार हम रियलिटी बता रहे हैं, नहीं कर रहे ना, जमाना मेरा कट जाए। ठीक है, सच बता रहा हूँ। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। ठीक है ना, हाँ, विकेट आउट जो अंपायर करता है वो बताता है, डिसीजन लेता है, वही खेलों में। उसी तरह न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष का प्रस्ताव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। बस इतना ही बात बोला है। निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल क्या होता है? अरे निष्पक्ष वही सब गवाहों का मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, मुकदमा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वो क्या है, दोषी है या फिर निर्दोष है। ठीक है, अदालत ने शांति को आरोप पत्र गवाह के बयान की नकल न दी होती तो क्या होता, बस सोचिए। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह से संचालित करते तो क्या हो सकता था। ठीक है, अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहाँ शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता, बताइए, सोचिए। वो कहीं भी कर सकता है। अगर न्यायाधीश ने शांति की अध्यक्षता राय को अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत किए गए श्रीमती संधे आदि गवाहों की जिरह करने का पर्याप्त समय नहीं दिया होता, पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है, तो क्या होता? अरे भैया जज वो मिला होता है। अरे ये तो बोल रहा है ना, जज भी कहीं कहीं खरीदे जाते हैं। ठीक है,
अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान का अनुच्छेद 21 के जीवन में अधिकार को आश्वासन दिया गया है कि इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के पूरी पालन किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार रहता है अनुच्छेद 21।